नमस्कार। एक बार फिर एक और खास मेहमान के साथ हम आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ नए बदलाव पिछले 14 महीने में हुए। उसी कड़ी में एक बड़ा बदलाव पिछले 48 घंटों में भारत सरकार ने किया है। यह बदलाव है कि जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म, उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत 5 और 6 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था, उस कड़ी में उसके बाद ये कहें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर को लागू होने के बाद एक बड़ा फैसला है। अब जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक, यानी जम्मू कश्मीर के अलावा किसी भी राज्य का निवासी, जम्मू कश्मीर में जाकर सीधे जमीन खरीद सकता है और उसको वहां पर किसी तरह के डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्थायी प्रमाण पत्र निवासी या फिर ये कहें कि जम्मू कश्मीर का निवासी होने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। अब देश के किसी भी हिस्से का नागरिक वहां से जमीन खरीद सकता है। हालांकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है एग्रीकल्चर लैंड को लेकर। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पर लगातार महबूबा और अब्दुल्ला परिवारों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है, आंदोलन की बात कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है राजेश गुप्ता जी, जो कि पीएचपी के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि टूरिज्म से, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या इस पर कोई नेगेटिव असर पड़ेगा या फिर पॉजिटिव असर होने वाला है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि ये जो फैसला आया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए पहले तो, क्या क्या फैसला किया है। देखिए, ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए सबसे बड़े हर्ष का विषय है। संपूर्ण भारतवासियों से मेरा मतलब है कि वो जो साइकोलॉजिकल नरेशन एक बन गई थी कि जम्मू कश्मीर के सिटीजन है और रेस्ट ऑफ इंडिया के सिटीजन है, मैं संपूर्ण भारतवासियों के लिए कह रहा हूं, बहुत ही हर्ष का विषय है। एक माला में आज सही मायने में पिरोए गए हैं हम लोग। नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ जो अल्टीमेट कदम, वो पिछले कल होम मिनिस्ट्री की इस नोटिफिकेशन से निकला है। जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया, जो जेएंडके को छोड़कर बाकी सारे भारत के लोग थे, जिनके टैक्स के पैसे से जम्मू कश्मीर का बजट हमेशा से चलता आया 1947-48 से लेकर के आज तक, आज उनको पहली बार जैसे ओनरशिप राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि कोई भी कहीं भी आए स्वच्छंद तरीके से, अगर मैं दिल्ली में जाकर के, गाजियाबाद में जाकर के अपना मकान बना सकता हूं, वहां दुकान खोल सकता हूं, तो भारत का कोई भी नागरिक कहीं से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, बॉम्बे से, तिरुवनंतपुरम से, असम से, बंगाल से, गुजरात से उठ करके जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में आकर के अपना मकान या दुकान वहां पर बना सकता है। वो फौजी जो कि जम्मू कश्मीर की प्रोटेक्शन के लिए 1948 से लेकर 47 से लेकर के आज तक लड़ रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर, वो फौजी जो कि शहीद हो गए और उनके परिवार अलग अलग, कोई महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, हरियाणा वहां से आते हैं, आज उनके परिवारों को भी सांत्वना मिली होगी कि अगर उनमें से कोई आकर के उस जगह पर सेटल होना चाहता है जहां उनके एक प्रियतम ने जान न्यौछावर की जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसके लिए रास्ता खुला है, जिसके लिए रास्ता बंद कर दिया गया था। ये जो लैंड रिफॉर्म आया है आज, पहली बार मैं आपको बताऊं कि भारतवर्ष की जो सेना है जो जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट कर रही है, आज अगर उसको कोई ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर सेना की छावनी बननी चाहिए और उसके लिए जमीन की जरूरत है, तो उसको कोई जम्मू कश्मीर की सरकार के आगे हाथ बांधने नहीं पड़ेंगे। उसके लिए दिशा निर्देश क्लियर हो गए हैं। इस करके ये जो जम्मू भारत की प्रशासनिक सेवा के जो अफसर, जो कि अपना पूरा कैरियर 20-25 साल की आयु में आईएएस या आईपीएस करके जम्मू कश्मीर आते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, 35-35 साल की सेवा दे करके, आज उनके लिए भी हर्ष का विषय है कि अगर वो चाहें अपने पूरी जवानी देने के बाद यहां सेटल होना है जम्मू कश्मीर में कहीं, जिसके निर्माण में उन्होंने योगदान दिया है, तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कहीं बिहार में जाकर सेटल हो सकते हैं, पटना में सेटल हो सकते हैं, बॉम्बे में सेटल हो सकते हैं, नोएडा में सेटल हो सकते हैं, वैसे ही
जम्मू कश्मीर में भी सेटल हो सकते हैं, तो सही मायने में एक नेशनल इंटीग्रेशन, सही मायने में जुड़ाव, और ये जो दफा 370 तोड़ी थी उसका सही अमल आज शुरू हुआ है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात केंद्र सरकार ने की है वो ये है कि किसानों के हितों की रक्षा। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा माफिया, लैंड माफिया जिसको कहता हूं, और जिसको के स्टेट पैटर्नेज रही सभी तत्कालीन सरकारों की, चाहे वो सरकार कांग्रेस की थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड थी, चाहे वो पीडीपी वाले थे, सभी ने उसमें फायदा उठाया। सरकारी जमीनें जितनी भी पड़ी थी उनको रोशनी एक्ट के तहत इन्होंने अपने जो इनके जो चहेते थे उनको एलोकेट किया। और दूसरी तरफ से जो लैंड माफिया इन्होंने नरिश किया इतनी देर, उस लैंड माफिया ने क्या करना शुरू कर दिया था कि किसानों की जमीनों को कन्वर्ट करके कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉलोनी बना बना के बेचना शुरू कर दिया था। आज इस एक्ट के बाद वो किसानों की जमीनों को प्रोटेक्शन मिली है। किसानों की जमीन केवल किसान ही खरीदेंगे, जिसको डिफाइन किया जाएगा, अभी उसकी डेफिनेशन नहीं आई है। और अगर किसी और कार्य के लिए उस जमीन की जरूरत है या जरूरी है बेचना, तो सरकार की परमिशन के बगैर ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। सबसे बड़ी प्रोटेक्शन इस एक्ट में किसानों की जमीनों को मिली। और उसके साथ साथ जो हमारे नोमैड्स हैं, जो हमारे ट्राइब्स हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए जो भारतवर्ष का फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी लागू हुआ है, ताकि वो जंगलों में जहां जहां अपनी पशुओं मवेशियों को चराने के लिए जमीनों का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी एक प्रक्रिया रहेगी कि वो वहां पर लेजिटिमेट तरीके से उनको चला सकें, वो इस तरह से उनको इलीगल एनक्रोचर ना कहा जाए, उसके बारे में भी एक इसमें प्रक्रिया डिफाइन की गई है। तो मैं ये समझता हूं कि जो बिजनेसमैन जिसको हम बार बार यहाँ इनवाइट करते हैं इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, उद्योगों को सेट करने के लिए, उसके मन में भी एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना थी। वो कैंप ऑफिस की तरह यहाँ जाता था कि दिल्ली से आया फैक्ट्री लगाने के लिए, जितनी देर सरकार का इंसेंटिव रहा अपनी फैक्ट्री चलाई और उसके बाद वापस चले गए। क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ आके गेस्ट हाउस में रहता था, होटल में रहता था, वो तो उसका अपना मकान ही नहीं था, उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आती थी। आज इस एक्ट के लागू होने के बाद, जो कि तत्कालीन प्रभाव से लागू हुआ है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो के जिनको के जम्मू कश्मीर की सरकार, भारतवर्ष की सरकार इंसेंटिवाइज करके कहती है कि यहाँ इंडस्ट्री लगाओ क्योंकि लोगों को रोजगार मिले, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो आज यहाँ पर अपना मकान बना पाने की स्थिति में है। अगर उनकी कोई प्रोडक्ट या प्रोड्यूस रिटेल मार्केट में बिकने वाली है, होलसेल मार्केट में बिकने वाली है, तो उस मंडी में, उस मार्केट में अपनी दुकान खरीद करके खुद उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की पोजीशन में है। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो हमने दी है इस एक्ट को पास करके हर उस आदमी के लिए जो यहाँ पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्वेस्ट कर रहा है। प्रत्यक्ष मैं कह रहा हूं वो लोग जो कि यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं या अन्य उद्योग धंधे कर रहे हैं, और परोक्ष मैं कह रहा हूं वो लोग जिन्होंने अपने जान माल की कुर्बानी दी, फौज और अन्य जो अ, सरकारी सेनाएं हैं उनमें भर्ती होकर के यहाँ जाने कुर्बान करके, और उसके साथ साथ भारतवर्ष के वो सभी टैक्स पेयर जिनका पैसा यहाँ की डेवलपमेंट में पिछले 70 सालों से लगता आ रहा है, उन सभी के लिए ये हर्ष का विषय है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ ओनरशिप पूरे भारतवर्ष के लोगों को यहाँ पे आज मिली है। जो मर्जी आए, जब मर्जी यहाँ पर सेटल हो, उसी तरह से जिस तरह से वो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास या किसी कहीं और जगह पे सेटल होता है। तो बहुत ही बढ़िया ये कानून आया है, बहुत ही बढ़िया ये अमेंडमेंट आई है, और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी। तो जहां तक जैसे कि हमने देखा कि डोमिसाइल मार्च अप्रैल के महीने में नोटिफिकेशन जारी किया था, डोमिसाइल देने की बात, एक विंडो खोली गई थी देश के तमाम लोगों के लिए जी कि अगर कोई वहां पर 10 साल सरकारी नौकरी करने वाला केंद्रीय जी। सरकार कर्मचारी है हाँ तो 10 साल उसको डोमिसाइल मिल जाएगा। कोई प्राइवेट बिजनेस करता है तो 15 साल। लेकिन जी। जमीन कहीं ना कहीं एक हडल था कि जमीन ही नहीं खरीद पाएगा तो फिर वो रहेगा कहाँ, वो हाँ जी बिजनेस कहाँ करेगा। लेकिन वो बिल्कुल। हडल खत्म हुआ है ना। जी लेकिन कुछ जो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो है कि एनवायरमेंट को लेकर कि अगर इंडस्ट्री वहां पर आती है तो जो एक जो एनवायरमेंट जम्मू कश्मीर का है, जो प्राकृतिक संपदा है उस पर कहीं ना कहीं उसका क्षरण होगा, उसको उस पर एक तरह की
उसमें कहीं ना कहीं एक तरह का हमला होगा, इंडस्ट्री आएंगी, जमीनें खरीदेंगी, वहां पर जो वहाँ की नेचर है उसको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो एनवायरमेंट को लेकर क्या इसमें कुछ इस तरह की इसको सोचा गया है, इस चीज को लेकर भी, या जो अब्दुल्ला और मैं मुफ्ती जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है? अब्दुल्ला और मुफ्तियों ने प्रोफेशनल नहीं, पर्सनलाइज्ड फॉर्मेट में यहां पर राज किया है। और वो पर्सनलाइज्ड फॉर्मेट ऐसा था कि पूरे भारतवर्ष में हर जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट डिफाइन होती है कि ये इंडस्ट्रियल एस्टेट है और यहां पर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया की जा सकती है, और इस इंडस्ट्रियल एस्टेट में हम सरकार की तरफ से ये सुविधाएं दे रहे हैं और यहाँ की ये रेगुलेशंस है। अब्दुल्लाओं और मुफ्तियों ने क्या किया, इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं, खसरा नंबर ओपन कर दिए कि इन खसरा नंबरों में कहीं भी उद्योग लगा लें, आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। उसके बाद खसरा के बाद इन्होंने पूरी स्टेट ही ओपन कर दी और हैप हैजर्ड डेवलपमेंट की। आज इस एक्ट का हिस्सा है वो कि इंडस्ट्रियल लैंड भी है, उसको भी डिफाइन किया गया है, और उसके लिए जो नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी बनेंगी। अगर कोई आदमी, आज मैं यहाँ जम्मू में रहता हूं या आप दिल्ली में रहते हैं, आकर के यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो डिफाइंड हैं, और अगर उनमें जगह खत्म हो जाती है तो सरकार भूमि एक्वायर करके इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाएगी और उसमें से आपको जगह देगी इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये भी इस एक्ट का हिस्सा है और ये बहुत ही एक प्रशंसा योग्य कदम है कि इंडस्ट्रियल स्टेट भी डिफाइन की, ताकि सो जो जो एक प्लान्ड डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर को लेके जाना है, ये उस तरफ के लिए सबसे बड़ा कदम है। आपको बता दूं मैं कि 4 वर्टिकल सीधे सीधे बनते हैं। एक वर्टिकल है इंडस्ट्रीज, दूसरा वर्टिकल है एग्रीकल्चर, तीसरा वर्टिकल है रेजिडेंशियल और चौथा है कमर्शियल। तो एग्रीकल्चर लैंड में फार्मर्स के राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं, उसको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, और उसमें यह भी कहा गया है कि वो जमीन केवल किसानों को ही बेच पाएगा ताकि उस पर खेती होती रहे, और अगर किसी अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस में वो किसी दूसरे को बेचनी है या उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो सरकार की कोई कमेटी पहले उसको रिव्यू करेगी। दिस इज वन पार्ट, जिससे कि एग्रीकल्चरिस्ट के सारे राइट्स जो है प्रोटेक्ट हुए और लैंड माफिया के हाथों में वो जमीन जाने से बच गई। नहीं तो ये लैंड माफिया कब्जे करना, ये करना, वो सारा यहाँ पे बहुत कॉमन कॉमन था। दूसरी बात, इंडस्ट्री इंडस्ट्री का एक डिफाइंड सिस्टम दिया गया है जिसके तहत इंडस्ट्रियल एस्टेट्स गवर्नमेंट ही बनाएगी। ये नहीं होगा कि कोई टॉम डिक एंड हैरी उसको रात को सपना आए तो मैं फलानी जगह पे जाकर के इंडस्ट्री लगा लूं और पोल्यूटेंट वहां पे भेज दूं, ऐसा नहीं होगा। और जहां भी डेवलपमेंट हुई है वहीं वहां ऐसे ही हुई है पूरे भारतवर्ष में, जहां प्लान्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं। जहां अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं वहां पे डेवलपमेंट नहीं होती, वहां पे वो टेम्पररी कोई बेनिफिट लेके भागता है। तो आज प्लान्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा है। और उसके बाद इन सब कामों के लिए किसी की रिहाइश, किसी की कमर्शियल दुकान, किसी का छोटा मोटा बिजनेस, उसके लिए पूरे भारतवर्ष में मैं भी जब यहां से जाकर के बाहर जाता हूं, कहीं दुकान खोलना चाहता हूं, स्वतंत्र हूं, मैं पैसे देता हूं, चीज खरीद लेता हूं। सेम इज ट्रू फॉर नाउ J&K आल्सो, कि कहीं से भी कोई आता है वो अपना, अगर किसी को कोई जगह पसंद आती है वो खरीद सकता है। तो इसमें सारी चीजों को बड़ा वेल डिफाइंड किया गया है, वेल मीनिंगफुल है, और हर चीज जो है उसमें बिल्कुल जो जो हमें इतने सालों में लग रही थी प्रॉब्लम्स, इवन जो मैं आपको कह रहा हूं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडियन पैनल कोड का था, वो वाला लागू हुआ है। जो J&K का पुराना था उसको हटा दिया उन्होंने ताकि यूनिफॉर्मिटी सारे सिस्टम में रहे। तो और इससे एक चीज और भी बड़ी आई है सामने कि पहले यहां पर एक एक्ट था जिसके तहत एक डिफाइंड यूनिट के डिफाइंड जो लैंड मास के ऊपर की जगह, ज्यादा जगह कोई नहीं खरीद सकता था। उससे क्या हो रहा था कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ज्यादा जगह की जरूरत है वो यहां नहीं आ रही थी। अब इसमें वो सीलिंग भी खत्म करके और इंडस्ट्रियल स्टेट का एक प्रोसेस बना दिया गया है, जिससे कि अब बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री भी यहाँ लग सकती है, ताकि जिससे कि आदमियों को, लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलने की संभावनाएं और बढ़ गई। जी। एक मोटा मोटी एज ए लेमन मुझे से समझ में आता है कि जब किसी भी आपके जम्मू कश्मीर स्टेट में जब जमीन जो है, अगर जी उसके खरीदार बढ़ेंगे तो जमीन के भाव भी निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। जी और शहरी इलाकों में अगर इस तरह इंडस्ट्रीज जो इस तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं तो वहां पर कंपटीशन भी बढ़ेगा है एक तरीके से। जो उस शहर की जो
जो इंडस्ट्री आने की वजह से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन आने की वजह से उसका विकास तेजी से होगा। जी। लेकिन लेकिन मुझे ये बताइए कि शहरी इलाकों में भी क्या, जिस तरह से उत्तराखंड का उदाहरण है, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है, आसाम का उदाहरण है, क्या कुछ अलग से प्रोटेक्शन देने की जरूरत थी, या वहां पर आने की तो बात कर दी गई है, किसी तरह की कोई रुकावट की रखी जानी चाहिए, फिर भी शहरी इलाकों में भी लोकल लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनके जमीनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, कि किसी को प्रायोरिटी, उनको लोकल लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, या उनको किसी तरह का मुआवजा दिया जाए। कुछ और जरूरत आपको लगी वहां पर लोकल लोगों में, किस तरह की आवाजें उठ रही हैं? ये एक्ट अपने आप में कंप्लीट है, और आज अगर हमें कामयाब होना है तो हमें भारतवर्ष के सिटीजन बनना होगा, हमें मोहल्लों के नागरिक नहीं बनना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, कश्मीर से लेकर के अपना कुपवाड़ा और बारामूला से लेकर के लखनपुर तक, ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, यूथ जो यहाँ का है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर इतनी बड़ी प्रोटेक्शन थी कि कोई बाहर से यहाँ आ ही नहीं सकता था, और उस वजह से यहाँ पे बिजनेस एवेन्यूज नहीं बन रहे थे। वो आप देखेंगे कि जितने भी आपके आईटी हब्स हैं, जितने भी आपके ऑटोमोबाइल हब्स हैं, चेन्नई से लेकर के चंडीगढ़ तक, आप, मैं शहरों के नाम लेता हूं, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, पूना, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, आपके गाजियाबाद, सभी जगह पर जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वहां ये आईटी हब्स में और इस तरह के बाकी जगहों पे सर्विस काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और उस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में वो कामयाब हैं सारे के सारे। लेकिन असल मुद्दा ये है कि वो बच्चे वहां पर क्यों गए? वो इस करके गए कि जम्मू कश्मीर में उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं थी? कि जो इन्वेस्टर आईटी हब यहां पर बनाना चाहता है, उसके पास लैंड राइट्स ही नहीं थे। अगर वो आईटी हब्स हमारे जम्मू कश्मीर में बने होते, अब अगर वो ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियां हमारे जम्मू कश्मीर में लगी होती, अगर वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे जम्मू कश्मीर में लगे होते, तो उस केस में हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़ती। आज जो पिछले 70 सालों का 370 दफा का अनड्यू प्रोटेक्शन, उसने जम्मू कश्मीर को सीनियर सिटीजन होम बना दिया है। आप इस बात का बेशक सर्वे करें कि यहाँ पे हर 3 घरों में से 2 घरों के बच्चे जो हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर नौकरियां कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग माँ बाप अकेले रह गए, दादा दादी अकेले रह गए, घर खाली हैं बहुत सारे पड़े हुए। तो अब एक मौका आएगा जब वो इन्वेस्टर और जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो कंपनियां हैं, दे विल बी एबल टू सेट देयर शॉप इन जे, जिसकी वजह से हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जो बच्चे, जो यूथ हमारा बाहर सर्व कर रहा है, जो बाहर लोगों की इकोनॉमी की ग्रोथ में हिस्सेदार बन रहा है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की ग्रोथ में वो हिस्सेदार बनेगा। इनको एक वापस लाने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की जो डेवलपमेंट है और टेक्निकल नो हाउ जो बाहर से आए, उसकी बड़ी जरूरत है। आज अगर किसी ने उस तरह का बिजनेस करना होता था इस एक्ट से पहले, तो वो किसी को इनसिक्योर होकर करता था। पहले कोई लैंड यहाँ पे ढूंढता था जिसके साथ जमीन की पार्टनरशिप करूं, फिर उसका आपस में तालमेल बनता है कि नहीं बनता। आज वो खुद ओनरशिप पे ले सकता है वहां पर, चाहे कॉल सेंटर खड़ा करे, चाहे फूड प्रोसेसिंग पार्क खड़ा करे, चाहे कोई और इंडस्ट्री खड़ा करे, चाहे हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म की मैं बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि गोवा में हर आधे किलोमीटर पे एक 7 स्टार रिजॉर्ट है, और सही मायने में देखें तो जम्मू कश्मीर में कितने 5 स्टार होटल्स हैं? जितना टूरिस्ट यहां पर आया है, जितना यहां पर पोटेंशियल है, क्यों? लोकल इन्वेस्टर के पास उतना पैसा नहीं है। अगर कोई 2-4 लोगों ने पैसे कमा करके कुछ बनाए, वो सरकार का उस वक्त शेल्टर था उनको, तो वो ठीक है, कुछ कुछ एरियाज में उन्होंने बनाए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुझे बताइए क्या 20 डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक भी 5 स्टार होटल है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, तहसीलों की तो मैं जाता ही नहीं। 20 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन जे, और क्या 20 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कहता हूं हेडक्वार्टर पे एक एक 3 स्टार होटल भी है? नहीं है। क्यों? कि लोकल इन्वेस्टर के पास उतना पैसा नहीं था। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की डिमांड के बावजूद हम उस तरह से नहीं कर पाए। हमारे पास बड़ी अच्छी साइट सीइंग की बसें नहीं चलती जो कि वर्ल्ड क्लास हो, हमारे पास बड़ी सारी फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो वो फैसिलिटीज लाने के लिए हमें किसको लाना पड़ेगा? जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी है और जिसके पास टेक्निकल नो हाउ भी है, जिसको एक्सपीरियंस भी है। वो जब तक खुद आकर के, और वो यहां पर आकर के क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर हम उसको उसकी इन्वेस्टमेंट पे ओनरशिप राइट नहीं देते?
तो आज वो स्टेज आ गई है जब इंडिया इज वन, अखंड भारत जिसकी हम बात करते हैं, और सबके लिए एक समान कानून, और उसके मुताबिक सबको काम करने की बराबर अपॉर्चुनिटी। बराबर इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इससे पहले देखिए कि हमारा जम्मू कश्मीर का व्यापारी, आप किसी शहर का नाम लीजिए, बॉम्बे का नाम लीजिए, मुंबई में जाकर के अगर आप कोलाबा के एरिया में जाते हैं, जो इंडिया का सबसे कॉस्टली रियल एस्टेट वाला एरिया है, जहां पर ताज होटल है, महंगी रियल एस्टेट्स हैं, वहां पर अगर टोटल 500 दुकानें हैं कारपेट्स की और हैंडीक्राफ्ट्स की, उसमें से 450 दुकानें मेरे कश्मीरी साथियों की हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की हैं। तो मैं एक, और वहीं पर बड़े सारे लोगों ने मकान भी बनाए हैं, अपने फ्लैट्स खरीदे हैं, सारा कुछ खरीदा है। और ये केवल मुंबई की बात ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष के हर 5 स्टार होटल में हमारे कश्मीरी साथियों की कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट की दुकान है। आप जम्मू में, दिल्ली में भी देख लीजिए, ग्रेटर कैलाश में देख लीजिए, डिफेंस कॉलोनी में देख लीजिए, कितने हमारे साथी वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन लोगों को भी पूछना चाहता हूं जो अब्दुल्ला और मुफ्ती और इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई अगर कोलाबा में जाकर के आप अपना शोरूम कारपेट का खोलना ठीक है आपके लिए, वहां पर आपका फ्लैट भी लेना ठीक है, और अगर कोलाबा वाला चाहता है कि मैं श्रीनगर में आकर के या गुलमर्ग में आकर के अपना होटल बनाऊं या गेस्ट हाउस बनाऊं, तो उसमें आपको तकलीफ क्या है? आप उनकी जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। वो अगर आपकी जमीन पे आकर के कोई कंस्ट्रक्टिव बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको डर किस बात का है, किस बात की तकलीफ है? मुझे आप ये बताइए। और आप मुझे, मैं जो अगर कोई गलत कह रहा हूं तो आप मुझे रोकिए, कि क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने बाहर बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं किए? किए हैं, सबने किए हैं। और रेसिप्रोकल, उस शहर के लोग अगर यहाँ आके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसमें हमें तकलीफ या इनसिक्योरिटी वाली कौन सी बात है? और हम लोग तो वैसे ही मेहनती हैं, हम लोग अगर बाहर जाके उस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में कामयाब हैं, तो यहाँ पर अपने घर में क्यों कामयाब नहीं होंगे? हम यहाँ भी कामयाब होंगे। जी। आ, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि आपने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड है, जी उसको प्रोटेक्शन दी गई है। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है जो कि पहाड़ों जी में रहती जी। है, क्या उनको प्रोटेक्शन है? उनको किसी बिल्कुल तरह की बिल्कुल, कोई मैं आपत्ति आपको नहीं है? मैंने आपको अभी बताया। उनके नेचुरल हैबिटेट को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी? वो बिल्कुल भी एक बिल्कुल, मसला है। मैं बताता हूँ आपको। ये है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2006। ये जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट की जगह इसको प्लेस किया गया है। और इस एक्ट में, ये पहले जो अब्दुल्ला मुफ्तियों का राज था ना, उस वक्त इनको गुज्जर बकरवालों को जेएंडके फॉरेस्ट एक्ट में प्रोटेक्शन नहीं थी। लेकिन ये जो नया एक्ट आया है, ये ये इसमें है कि राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड पीपल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब क्लास, मेनली गुजर्स एंड बकरवाल्स, विल बी प्रोटेक्टेड इन दिस एक्ट। ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2006 है, ये इसमें प्रोटेक्शन है, और जो पुराना हमारा जेएंडके फॉरेस्ट एक्ट था, उसमें प्रोटेक्शन नहीं थी। एक और जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाने की बात जी की कि भी इसमें जी जी मीटिंग है। जी। वो क्या है? वो किस तरीके से काम करेगा? देखिए, वो तो ऐसा है कि जो मैंने आपको इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात कही है, कि चीजों की एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट हो, चीजों की एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजरल डेवलपमेंट हो, और जिसमें के सबको समान तरीके से ट्रीट किया जाए। जो मैंने आपको पहले बताया कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट में नहीं खसरा नंबर के हिसाब से लगाते थे, कि इस खसरा नंबर में लगा दो इंसेंटिव मिल जाएगा, या कहीं भी लगा दो इंसेंटिव मिल जाएगा। अब जो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सरकार के अन्य विंग हैं, मिल करके प्रॉपर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप करेंगे। और वो जो प्रॉपर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स होंगी, वहां पर जो इन्वेस्टर या बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर आएगा, उसको भी पता होगा कि इस जगह के नॉर्म्स क्या हैं, इंसेंटिव्स क्या हैं, और किस ढंग से मैंने काम करना है, और फैसिलिटीज क्या मुझे मिलने वाली हैं। जिससे कि एक, और एक समान होगा, ये पर्सनल चॉइस पर नहीं होगा कि इसका नाम राजेश कुमार है तो इसको इतना इंसेंटिव देना है, इसका नाम कुछ और किसी कम्युनिटी से आता है तो उसका इंसेंटिव कोई हम स्पेशल उसके लिए कुछ सैंक्शन बना देंगे उसके लिए। ऐसा नहीं होगा। अब सारा चीजें जो हैं, बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट, एज पर लॉ, एज पर बुक, एज पर एसओपी होंगी। और उसी के लिए ये जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई गई।
तो महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को दिक्कत क्या है? वो तो एकदम देखिए आउटराइटली इसका देखिए विरोध कर रहे हैं और खारिज कर दिया। देखिए ऐसा है कि उनकी दिक्कतें एक नहीं, एक से ज्यादा है। पहली दिक्कत तो उनकी यही है कि जो उनका पर्सनलाइज्ड राज था, जो कि उन्होंने आपस में रखा हुआ था, 2-4 साल आप कर लो, 5 साल आप कर लो, 6 साल मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद अपने अपने हिस्से का वो मिंटिंग द मनी वाला उनका प्रोसीजर था, वो उनको समझ आ गई कि अब ये खत्म हो गया है। दूसरा, उनका प्रोसीजर ऑफ स्टेइंग इन पावर पिछले 35 सालों से बड़ा सुंदर था कि आम लोगों को यहाँ पर लड़ा करके रखो, उनको हथियार उठवाओ, उनको टेररिस्ट बनाओ, और खुद इलेक्शन के टाइम पे बायकॉट करवाओ, क्योंकि उनको पता था पॉपुलर वोट से हम नहीं जीत सकते। बायकॉट करवा के 200, 400, 500 हजार वोट लेकर के हम पार्लियामेंट और में रहें और एमएलए बनते रहें, और ये यहाँ पर जो है भारत सरकार का जो पैसा आता है उसको खाते रहें। अब इन रिफॉर्म्स के बाद, अब दफा 370 के टूटने के बाद, अब जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, अब सबसे बड़ी बात, सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पर जो ज्यूरिसडिक्शन डेवलप होने के बाद इनको लग रहा है कि वो जितनी मलाई हमने खा ली थी वो तो बंद हो गई है, कहीं वो जो पुरानी मलाई है, ये जो सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं अंदर से एक्सट्रैक्ट करके वापस ना मांगने लग पड़े। तो अब इनको सिर्फ हर चीज का विरोध ही नजर आता है, कोई इसमें ऐसा नहीं नजर आता कि रिफॉर्म से स्टेट को फायदा होना है या यूनियन टेरिटरी को फायदा होना है। आप इनको ये पूछिए कि जब इन्होंने सारी प्रोटेक्शन अपने पास लेकर के रखी थी, ये अम्ब्रेला 370 का लगाया हुआ था, जब ये किसी को घुसने नहीं देते थे जम्मू कश्मीर में, जब ये रोशनी के नाम पर 6 लाख कनाल जम्मू की जमीन इन्होंने, वो जिसका ये 25,000 करोड़ रुपया इन्होंने कहा था कि हमने इकट्ठा करना है, 90 या 95 करोड़ में इन्होंने दे दी। 25,000 करोड़ में से का सामान 95 करोड़ में जब इन्होंने दे दिया लोगों को, उस वक्त जम्मू के यूथ को, कश्मीर के यूथ को रोजगार क्यों नहीं मिला? वो क्यों जाकर के दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में 20-30 हजार रुपए की नौकरियां कर रहे हैं जी? क्यों जी। जम्मू और कश्मीर के सारे शहर जो हैं वो सीनियर सिटीजन होम बनते जा रहे हैं, खाली हो गए हैं, और बुजुर्ग जो हैं अकेले रहने के लिए मजबूर हैं? आज ही टाइम आया है ना, तो ये चीजें इनको पूछनी पड़ेंगी। ये उसमें खुश थे, ये अपने पैसे बना रहे थे। आज इनको लगता है कि ये डेवलपमेंट हो जाएगी, यूथ वापस आ जाएगा, उधर से केंद्र सरकार भी हिसाब पूछेगी, इधर से जम्मू कश्मीर का यूथ भी इनसे हिसाब पूछेगा। तो भाई आपने क्यों हमें बरगलाया? इन्होंने हजारों लोग जो है मरवा दिए टेररिज्म के नाम पे, अपने परिवार इनके बिल्कुल खुश रहे। उनमें से किसी को इन्होंने गन नहीं पकड़ाई, इन्होंने लोगों को गन पकड़ाई, लोगों को कहा पाकिस्तान जाओ, लोगों को कहा हथियारों की ट्रेनिंग लो, लोगों को कहा अटैक करो, और लोगों को ही मरवाया, आम नागरिक को। ये खुद तो बिल्कुल प्रोटेक्शन में रहे हैं, लग्जरियस लाइफ में। तो अब इनको तकलीफ हो रही है, अब इनको परेशानी हो रही है कि ये जो हम हर बार शोर इस्लाम के नाम पर शोर डाल लेते थे, सब रिजलिज्म के नाम पर शोर डाल लेते थे, वो अब शोर डालने के शोर को सुनने वाले टेकर्स खत्म हो गए हैं। केंद्र में जो सरकार है वो भी अब इनकी गिदड़ भपकियों से डरती नहीं है, वो अपना एजेंडा पूरा कर रही है जो राष्ट्रहित में है। तो हम किसको डराएं, हम क्या करें? तो अभी ये फ्रस्ट्रेशन में कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इनके टेकर्स नहीं है, देयर इज नो रिस्पॉन्स टू देम। ये वो पुराना समय था जब ये लोगों को बेवकूफ बना के जुलूस निकलवा लेते। उसी यूएनओ हेडक्वार्टर में, जो कि इनके गुपकार रोड के साथ वाला दूसरा घर है, एक घर छोड़ करके, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ लोगों के डेलीगेशन जा रहे हैं, कश्मीरी लोगों की। वही गुपकार रोड है जहां पर ये पाकिस्तान के झंडों के साथ रैलियां निकलवाया करते थे। आज आपने देखा होगा 2-3-4 दिन से महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद तिरंगा ले लेकर लोग वहां से रैलियां निकाल रहे हैं। तो एक हवा जो बदलाव की आ गई है, एक हवा जो नेशनलिज्म की आ गई है, एक हवा जो नेशनल इंटीग्रेशन की आ गई है, एक हवा जो यूनिटी की आ गई है। सभी भारतीय हैं, हमें इसको आप धर्म विशेष में ना बांटो। ये जो इन्होंने कर लिया था कि हम धर्म विशेष में बांट के इनसिक्योर करते रहेंगे, कुछ लोगों को पाकिस्तान से उनको मदद दिलवाते रहेंगे, आर्म्ड स्ट्रगल यहाँ पे जारी रखवाएंगे। आज सिक्योरिटी फोर्सेस भी सख्त हो गई हैं। आपने देखा है कि जब से ये दफा 370 टूटी है पिछले साल 5 अगस्त से, वो जितने लोग इनके सिंपैथाइजर थे, जिनको ये पढ़ाते थे मदरसों में कि जब आप शहीद हो गए तो ऊपर हूरें मिलेंगी, तो कैसे
भारतवर्ष की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको बड़ी स्पीड के साथ वहां भेजना शुरू कर दिया है झन्नुम में, कुरों के पास। तो वो सारा, वो भी जो इनके पास स्टॉक था, वो लड़ने वाले जो बेवकूफ लोग थे, वो भी खत्म कर दिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और आज जो थोड़े बहुत रह गए हैं, आपने देखा होगा कि वो किस तरह से हाथ ऊपर करके सरेंडर कर रहे हैं और माफिया मांग रहे हैं। आज समय जो है डेवलपमेंट का आ गया है, आगे देखने का आ गया है, रल मिल के बैठने का आ गया है। और जो इनके पुराने एजेंडे थे, पुराना एजेंडा था, इन्होंने कोई राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति नहीं की। इनका एक लॉन्ग टर्म एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन करना। उस एजेंडे को पूरा करने के लिए इन्होंने 89 में पहले तो कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को वहां से भगाया, मस्जिदों से आवाजें दे दे के। मैं ये बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि मस्जिदों से आवाजें दे देकर इन्होंने हिंदुओं को घाटी से भगाया 1989 में। अब इन्होंने उसके बाद दूसरा षड्यंत्र किया कि जम्मू कश्मीर में जो बाकी जो शहर हैं, जम्मू प्रोविंस जहां हिंदू बहुल इलाके थे, वहां पर पहले रोशनी के नाम पर वो जमीनें जो हैं अपने सिंपैथाइजर्स को और मोस्टली मुस्लिम्स को अलॉट की। और उसके बाद जम्मू जैसे शहर में भी, शहर के आसपास ऑर्गेनाइज तरीके से फॉरेस्ट और सरकारी जमीनों के ऊपर इलीगल कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि उन कॉलोनियों के लिए अखबारों में एडवर्टाइजमेंट्स निकली, ओनली फॉर मुस्लिम्स। मुझे आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कहीं बताएं, मैंने तो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखा जहां कहीं एडवर्टाइजमेंट निकली हो कि ये कॉलोनी बन रही है ओनली फॉर हिंदू। ये जम्मू के अखबारों में इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स निकली, ओनली फॉर मुस्लिम्स कॉलोनीज अराउंड जम्मू, दैट टू मोस्टली ऑन द स्टेट लैंड्स। तो वो एजेंडा जो है, पहले हाई कोर्ट ने वो रोशनी स्कैम को निश्चित निश्चित। किया जी जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सीबीआई इसकी जांच करे, इसको प्रक्रिया वापस जमीनों को लेने की शुरू की जाए। उसके बाद केंद्र सरकार ने ये भूमि सुधार कानून लिया है इतना बड़ा, जिसमें सारी चीजें वेल डिफाइंड कर दी गई, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो इनको तो बेचारों को कुछ ना कुछ पल्पिटेशन तो हो रही होगी ना हार्ट में, जिन्होंने सारा ये जी गलत किया हुआ है। जी, विरोध तो होगा ही, लेकिन उम्मीद है कि जिस जिस तरीके से जो जो सोच का कानून लाया लाया गया है, और जितना पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में है, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होने की बात हो, या फिर जो जो अन्य इंडस्ट्री वहां पर लग सकती है, उस पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज इन्वेस्टर्स कर पाए, वहां पर तरक्की हो, वहां पर लोगों को रोजगार मिले, तब निश्चित तौर पर ना अब्दुल्ला बोलेगा ना मुफ्ती बोलेंगी, जिसकी उम्मीद बिल्कुल। है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमें इस नए रिफॉर्म्स को समझाया। आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।